गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना टॉपिक है नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास का पार्ट 3। इसके अंदर मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे कि नर युग्मोद्भिद क्या होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम एक सवाल हमारे जहन में आता है कि नर युग्मोद्भिद क्या होता है। जब परागकण अंकुरित होता है तो उस अवस्था को अपन कहते हैं नर युग्मोद्भिद, यानी कि अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद कहा जाता है। और परागकण यानी कि लघु बीजाणु ही इसकी प्रथम कोशिका होती है। एक बार पुनः सुन लीजिए, नर युग्मोद्भिद क्या है? अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद कहा जाता है और परागकण ही नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। जैसे अंकुरित जो परागकण होता है, अंकुरित परागकण को अपन क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद। फिर परागकण ही नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। प्रथम कोशिका है। नेक्स्ट, इस नर युग्मोद्भिद के विकास में, पूरे नर युग्मोद्भिद के विकास के अंदर ये 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। यह बात याद रखनी है, 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि नर युग्मोद्भिद का विकास को अपन 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है परागण से पूर्व और दूसरा होता है परागण से पश्चात। तो इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है परागण पूर्व और दूसरा होता है परागण पश्चात। ये 2 रूप के अंदर इसको विभाजित, 2 पार्ट के अंदर इसको विभाजित कर सकते हैं। चलिए, तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू था कि नर युग्मोद्भिद क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है। ये अपन इसकी मेन ओवरव्यू देखा है। अब अपन देखते हैं कि नर युग्मोद्भिद का जो विकास है उसका चरण अपन डायग्राम देखते हैं कि कैसे उसका विकास होता है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। यह एक परागकण है, ये देखिए, यह एक परागकण की मैं संरचना बना रहा हूं। यह एक परागकण है और इसके बीच में ये केंद्र है, ये केंद्र है। ये एक परागकण है, इसके बीच में केंद्रक है और इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसके अंदर कोशिकांग भी होते हैं। और अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कई प्रकार की छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है और वह रिक्तिकाएं आपस में मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। ये देखिए, जब इसके अंदर रिक्तिकाएं होती है, रिक्तिकाएं मिलकर जब बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है तो यह जो केंद्रक है यह परिधि की ओर खिसक जाता है। जैसे इसके अंदर एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है, जिसकी वजह से यह केंद्रक है वो परिधि की ओर खिसक जाता है। यह अगुणित केंद्रक होता है और यह परिधि की ओर खिसक जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर प्रथम समसूत्री विभाजन होगा।
अब इसके अंदर प्रथम समसूत्री विभाजन होगा और एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे। यह एक परागकण, परागकण के बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं कि परागकण की जो बाहर की भित्ति है उसे अपन कहते हैं एक्जाइम। जैसे कि ये क्या है, एक्जाइम। अंदर की भित्ति को कहते हैं अपन इंटाइन, जो अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। और फिर मैंने क्या कहा था कि ये केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा और यहां पर समसूत्री विभाजन होने से एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक ये हो गया और दूसरा केंद्रक ये हो गया। ये दो केंद्रक इसके अंदर बन गए। एक केंद्रक को अपन कहते हैं जनन केंद्रक और दूसरा होता है कायिक केंद्रक। तो ये हो गया जनन केंद्रक और दूसरा हो गया कायिक केंद्रक। इसके बाद इसके अगले चरण के अंदर क्या होता है, इन दो केंद्रकों के बीच में एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार इन दोनों केंद्रकों के बीच में एक झिल्ली बन जाती है। एक केंद्रक ये, दूसरा केंद्रक ये, और दोनों के बीच में एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अर्थात दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी। इस कोशिका को अपन कहते हैं जनन कोशिका। यह कोशिका कहलाएगी जनन कोशिका और दूसरी कोशिका कहलाएगी कायिक कोशिका। अर्थात अब ये द्विकोशिक अवस्था में है। अर्थात परागकण अब कौन सी अवस्था में है, द्विकोशिक अवस्था के अंदर आ गया है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने की बात है कि ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये सारा परागकोश के अंदर ही हो रहा है। अभी परागकण परागकोश से बाहर नहीं आया है। तो पूरा जो ये परिवर्तन यहां से लेकर यहां तक द्विकोशिक अवस्था तक सारा जो परिवर्तन है ये परागकोश के अंदर ही हो रहा है। अब इस द्विकोशिक अवस्था में ही परागकोश का स्फुटन होता है। द्विकोशिक अवस्था में ही परागकोश का स्फुटन होता है। लगभग 60% आवृत बीजियों में, ध्यान से सुनना, लगभग 60% आवृत बीजियों में द्विकोशिक अवस्था में परागकोश का स्फुटन होता है, परागण की क्रिया होती है। रिमेनिंग 40% आवृत बीजियों के अंदर त्रिकोशिक अवस्था के अंदर परागण की क्रिया या परागकोश के स्फुटन की क्रिया होती है। अब ये द्विकोशिक अवस्था में है। अब क्या होगा, द्विकोशिक अवस्था के बाद परागकोश का क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा, परागकण बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही परागकण बाहर निकल जाएंगे तो यहां पर क्रिया होगी, उसे कहेंगे परागण। कौन सी क्रिया होगी, परागण। और परागण को आप सब जानते हैं, परागण क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सेक टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सेक टू स्टिग्मा, यानी कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को अपन क्या कहते हैं, परागण। ये परागण की क्रिया होगी। अब क्या, परागण की क्रिया होने के बाद अब ये कहां पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र पर। जैसे कि यह एक वर्तिकाग्र है। अब ये परागकण कहां पहुंच जाएगा, यहां पर वर्तिकाग्र पर, द्विकोशिक अवस्था के अंदर। इस वर्तिका के ऊपर यह पहुंच जाएगा। वर्तिका के अंदर पहुंचने के बाद यह कायिक कोशिका, शुरुआत में तो क्या होता है, जनन कोशिका, और ये जनन कोशिका है और ये क्या है, कायिक कोशिका।
जनन कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका बड़ी होती है। जनन कोशिका और कायिक कोशिका दोनों के अंदर आरएनए की मात्रा, दोनों के अंदर डीएनए, दोनों केंद्रों के अंदर डीएनए की मात्रा तो समान रहती है, दोनों में प्रोटीन समान होता है, लेकिन कायिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य अधिक होने के कारण इसके अंदर आरएनए की मात्रा अधिक होती है और इसके अंदर आरएनए की मात्रा कम होती है। कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, जनन कोशिका के अंदर आरएनए की मात्रा कम होती है। बाकी सारे पदार्थ इसके अंदर समान होते हैं क्योंकि इस कायिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यदि कोशिका अवस्था के अंदर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसकी जो ये कोशिका है, जनन कोशिका, पहले तो यह परागकोश की भित्ति से संयुक्त होती है, फिर ये जनन कोशिका अपनी खुद की भित्ति का निर्माण कर लेती है और यह परागकोश की भित्ति से अलग हो जाती है और उस परागकण के अंदर यह पूरी तैरने लगती है, अलग हो जाती है। ये इसकी संरचना बना रहा हूं मैं यहां पर। अब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये इसकी पूरी अलग हो जाएगी और यह कायिक कोशिका। धीरे धीरे इसकी जो लगातार इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, अंत में इसकी आकृति मसूराकार या तर्करूपी हो जाती है। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, मसूराकार या तर्करूपी, इस टाइप से हो जाएगी। यह जनन कोशिका, यह पूरी जनन कोशिका है और यह क्या है, कायिक कोशिका। इसकी आकृति तर्करूपी हो जाती है और तर्करूपी आकृति ही इसको फायदा देती है, क्योंकि तर्करूपी आकृति के कारण यह आसानी से पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर सकती है। ये अपन देख चुके हैं बाह्य एंजाइम जो स्पोरोपोलिन से बना होता है। अब इसके अंदर पराग नलिका का निर्माण होगा। इसके अंदर इसकी जो आंतरिक, जैसे ही यह वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो वर्तिकाग्र से ये क्या करती है, नमी को ग्रहण करती है। नमी को ग्रहण करने से हम देख चुके हैं कि जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र यहां पर पाए जाते हैं। इन जनन छिद्रों से इसकी आंतरिक भित्ति क्या निकालती है, पराग नलिका। तो एक पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। इस तरह से पराग नलिका का इसके निर्माण हो जाता है। अब यहां पर दो बातें हैं। कुछ पादपों के अंदर तो क्या होता है, परागण के पश्चात अंकुरण के पूर्व ही कायिक जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन हो जाता है। यहां पर एक बात पुनः सुन लीजिए। कुछ पादपों के अंदर क्या होता है, परागण के पश्चात अंकुरण, ये जो यहां पर अंकुरण हुआ, अंकुरण से पूर्व ही जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन हो जाता है। एग्जाम्पल है कुल्फा, बंदरबाटी यानी कि पोर्चुलेका, होलोप्टेरा, ये इसके एग्जाम्पल है। मैं आपको बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल है कुल्फा और बंदरबाटी। ये पराग नलिका। पराग नलिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था एमिक। इटली का एक गणितज्ञ था, उसका नाम था एमिक, और इसने सबसे पहले जो खोज की थी, उसकी खोज की थी पोर्चुलेका ऑसिलेरिया में। पोर्चुलेका ऑसिलेरिया के अंदर पराग नलिका की खोज हुई थी। पोर्चुलेका ऑसिलेरिया में, पोर्चुलेका ऑसिलेरिया के अंदर सबसे पहले इसकी खोज की थी और इटली का एक गणितज्ञ था जेबी एमिकी नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने पराग नलिका की सबसे पहले खोज की थी और हुई कहां, किस पादप के अंदर हुई थी, पोर्चुलेका ऑसिलेरिया के अंदर। अब
यह पराग नलिका का निर्माण हो गया। पराग नलिका का निर्माण होने के बाद सबसे पहले इसके अंदर कायिक केंद्रक प्रवेश करता है। यहां पर यह पराग नलिका का निर्माण हो गया है। पराग नलिका का निर्माण सबसे पहले इसके अंदर कौन एंटर होगा? सबसे पहले इसके अंदर एंटर होता है ये कायिक केंद्र। कायिक केंद्र सबसे पहले इसके अंदर टिप के ऊपर इसके आ जाता है। उसके बाद एंटर होता है ये जनन केंद्र। और यहां पहुंचने के बाद अधिकांश पादपों में यहां पहुंचने के बाद इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है और दो नर युग्मक बन जाते हैं। ये देखिए, तो यह एक अंकुरित परागकण है। और ये नर युग्मक कैसे होते हैं? अचल, अगुणित, अकशाभिक, यह अचल होते हैं, अगुणित होते हैं। एक केंद्र की ये इसके अंदर नर युग्मक होते हैं। तो यह एक अंकुरित परागकण है। इस प्रकार पूरे नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। एक बार मैं पुनः आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूं। नर युग्मोद्भिद क्या है? अंकुरित परागकण को अपन नर युग्मोद्भिद कहते हैं और परागकण ही नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं, परागण से पूर्व और परागण के पश्चात। इस पूरी प्रक्रिया में दो बार समसूत्री विभाजन होता है। एक बार समसूत्री विभाजन यहां पर हुआ है और दूसरी बार समसूत्री विभाजन यहां पर हुआ है। दो बार समसूत्री विभाजन होता है। चलिए, परागण के बारे में अपन जानते हैं। परागण की आंतरिक झिल्ली इंटाइन, आंतरिक झिल्ली इंटाइन, बाह्य झिल्ली एक्साइन। इसके अंदर ये केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है। इसके अंदर कोशिका, चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके अंदर डिक्तिकाएं पाई जाती है और डिक्तिकाएं आपस में जुड़कर बड़ी डिक्तिका का निर्माण कर लेती है, जिसकी वजह से यह केंद्र परिधि की ओर खिसक जाता है। अब इस केंद्र के अंदर प्रथम समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो केंद्र बन जाएंगे। एक होता है जनन केंद्र, दूसरा होता है कायिक केंद्र। फिर दोनों केंद्रकों के बीच में झिल्ली बन जाती है और दो इस प्रकार दो कोशिकाएं बन जाती है। छोटी कोशिका होती है, उसे कहते हैं जनन कोशिका। बड़ी कोशिका को अपन कहते हैं कायिक कोशिका। नेक्स्ट, अब इस द्विकोशिक अवस्था के अंदर ही ये परागकोश से बाहर निकलता है लगभग 60% आवृत बीजियों में, और रिमेनिंग 40% के अंदर त्रिकोशिक की अवस्था। ये देखिए, यहाँ पर त्रिकोशिक की अवस्था है। एक ये देखिए तीन केंद्रक है, एक त्रिकोशिक की अवस्था है। जैसे ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और ये वर्तिकाग्र की भित्ति से नमी को ग्रहण करता है। प्रारंभ में ये जनन कोशिका होती है, यह परागकण की भित्ति से संयुक्त होती है, लेकिन बाद में खुद की भित्ति का निर्माण करने से यह परागकण की भित्ति से अलग हो जाती है और उसमें परागकण के अंदर फ्लोट यानी तैरने लगती है। धीरे धीरे इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। आकृति मसूराकार तर्करूपी हो जाती है और ये तर्करूपी आकृति के कारण ही यह आसानी से पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर सकता है। अब इसके बाद दूसरा, अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली है इंटाइन, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की झिल्ली बाहर की ओर एक पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका की खोज करने वाला इटली का एक गणितज्ञ था जे.बी. अमिकी, और इसमें खोज की थी पोर्चुलेका ऑसिलेरिया के अंदर सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। पराग नलिका का निर्माण के बाद सबसे पहले इसके अंदर एंटर होता है ये कायिक केंद्र। सबसे पहले इसके अंदर कायिक केंद्र एंटर होता है। कायिक केंद्र एंटर होने के बाद इसके अंदर जनन केंद्र एंटर होता है और जनन केंद्र के अंदर दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, अर्थात इसके अंदर दो नर युग्मक बनेंगे। दोनों नर युग्मक कैसे होते हैं? एक केंद्रकीय, अचल, अगुणित, अकशाभिक। ये पूरी किसे क्या कहते हैं? त्रिकोशिकीय अवस्था। अर्थात यह एक नर युग्मोद्भिद, यह एक पूर्ण परिपक्व नर युग्मोद्भिद की संरचना है। धन्यवाद। अगर मेरा काम आप सभी को पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।